वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डेली स्कॉलरशिप टेस्ट नंबर 5। यहाँ पर याद है कुछ क्वेश्चंस को लिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो याद रखिए वीडियो को आपको एक बार पूरा ज़रूर देख लेना है ताकि आपको याद रखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं या फिर कैसे आपको पढ़ना चाहिए इसका अंदाज़ा लग जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हर अरहर के बाद गेहूं की उपज लेना से मतलब याद रखिएगा जो गेहूं की उपज है ये बढ़ेगी, घटेगी या फिर किस प्रकार की होगी। अब यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर है वो बढ़ती है। अब क्यों, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो अरहर है, ठीक है, जो अरहर होती है याद रखिएगा अरहर के बाद अगर हम गेहूँ को ले रहे हैं, अरहर क्या होती है वैसे, खरीफ की होती है या फिर लेगुमिनेसी होती है। ठीक है, लेग्यूम फसल होती है। तो लेग्यूमिनेसी के बाद में अगर हम कोई फसल लेते हैं तो याद रखिए उसकी उपज में वृद्धि ही होती है। ठीक है, तो इसी कारण याद रखिए जो गेहूं की उपज ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में मुख्यतः किस मानसून से वर्षा होती है। तो आपको पता होगा, याद रखिएगा जितना भी जो हमारे यहाँ पर मानसून होता है, ठीक है, उसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून 75% जो हिस्सा है याद रखिए मात्र आपका जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, साउथ वेस्ट जो मानसून है उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये कब प्रवेश करता है, याद रखिए ये करता है 1 जून को। 1 जून को ये केरल में प्रवेश करता है और याद रखिए इसी से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है, 75% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक सिंचाई परियोजना जिसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मध्यम सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऑल पेड थ्रेसर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ऑल पेड थ्रेसर का प्रयोग है याद रखिए ये अनाज लोग से अलग करने के लिए। मतलब जो थ्रेसर है याद रखिए, थ्रेसिंग आप जानते ही होंगे। थ्रेसिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई दाना है उससे भूसे को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल पेड जो थ्रेसर है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अनाज लोग से अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि संक्रांतियों का सूखा निरूपण किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है जीआर को। इसे आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नाइट्रोफॉस्फेट उर्वरकों को बाजार में कौन से नाम से जाना जाता है। याद रखिए नाइट्रोफॉस्फेट जो उर्वरक होता है इसे मार्केट में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोफॉस्फेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इसे जाना जाता है मार्केट में सुफला के नाम से। नाइट्रोफॉस्फेट को मार्केट में किस नाम से जाना जाता है, सुफला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। वैसे याद रखिए इसके संबंध में एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक होता है ग्रोमोर, एक होता है नाइट्रोफॉस्फेट मतलब सुफला। तो याद रखिए ये होता है 2020 ग्रेड में। और अगर आपको पूछा जाता है ग्रोमोर तो ग्रोमोर याद रखिए 29 की ग्रेड में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक क्या होता है। तो याद रखिए बीज का अंकुरण अगर आपको जानना है या फिर बीज के अंकुरण के लिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले तो याद रखिए आपके माइंड में 2 पॉइंट आ जाने चाहिए। एक तो याद रखिए बीज के अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, एक आवश्यकता होती है प्रकाश की, मतलब टेम्परेचर की, मतलब तापमान और नमी। ये दोनों तो याद रखिए इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसके लिए, अंकुरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाता है अंकुरण के लिए तो 2 तो आपको ध्यान रखना ही है कि नमी और तापमान। तो अगर मान लीजिए आपको ये भी पता नहीं है कि एक हो सकता है या फिर नहीं, तो आपको ये 2 तो पता है, तो इसके अंदाज पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। मतलब अगर आपको मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं है पता मान लीजिए, लेकिन दूसरा और तीसरा है, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है, 4th ही बचता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत मानक जो ब्यूरो है इसका जो रहा है मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर याद रखिए नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रजनक बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज प्रयोग में लिया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 5 सीड के टाइप होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आता है याद रखिए नाभिकीय बीज, उसके बाद में आता है प्रजनक बीज, उसके बाद में आता है आधार बीज, उसके बाद में आता है पंजीकृत बीज और उसके बाद में आता है प्रमाणित बीज। पंजीकृत और प्रमाणित, ये याद रखिए जो पंजीकृत बीज है जिसे रजिस्टर्ड सीड बोला जाता है ये भारत में तैयार नहीं किया जाता है। पंजीकृत बीज को भारत में तैयार नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ नाभिकीय जिसे प्रारंभिक सीड भी बोला जाता है नाभिकीय को, और याद रखिएगा इसको किसी भी प्रमाणीकरण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, 100% शुद्ध होता है। ठीक है, उससे प्राप्त होता है हमारा प्रजनक बीज। प्रजनक बीज से किसे तैयार किया जाता है,
आधार बीज से किसको तैयार किया जाता है? पंजीकृत और प्रमाणित को आधार बीज से ही तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, आधार बीज से पंजीकृत और प्रमाणित दोनों बीजों को आधार बीज से ही तैयार किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भारत में, तो आधार बीज से प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। और अदर कंट्री की अगर हम बात करते हैं भारत को छोड़कर, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? आधार बीज से पंजीकृत बीज को प्राप्त किया जाता है। वैसे आप डायरेक्ट याद रखें, अगर आपके सिलेबस में पूछेगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा आधार बीज से किसको प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा, प्रमाणित बीज को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि औद्योगिक उत्पादन के कच्चे माल का रूप में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण कृषि उपज कौन सी है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा है कच्चे माल के लिए, या फिर आप या डायरेक्ट याद रखिए औद्योगिक उत्पादन के लिए। तो औद्योगिक उत्पादन के लिए कपास और तंबाकू। ठीक है, कपास और तंबाकू याद रखिए दो ऐसी फसलें हैं जिनका याद रखिए प्रोसेसिंग करने के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, कपास को अगर डायरेक्ट प्लांट से लिया जाता है तो वो इतनी फाइन नहीं दिखती है, इतनी अच्छी नहीं दिखती है। लेकिन इनको क्या किया जाता है? फैक्ट्रियों में इनको प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि इनकी क्वालिटी है वो अच्छी खासी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए तंबाकू की अगर हम बात करेंगे, तो तंबाकू क्या किया जाता है? रचाई की जाती है, सुखाई की जाती है। ठीक है, ये क्यों की जाती है? क्योंकि इनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाए, इनकी गुणवत्ता में सुधार हो जाए, उसके लिए याद रखिएगा ये क्या ऐसा है। और कपास की अगर मैं बात करूँ, तो कपास का याद रखिएगा जो रेशा है, इसकी शुद्धता को बनाने के लिए, इसकी क्वालिटी को बनाने के लिए प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण की क्रिया की जाती है। इसलिए याद रखिएगा इनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में औद्योगिक सामग्री के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत में मोनोकल्चर पद्धति की फसल कौन सी है? तो याद रखिए, मोनोकल्चर की जो पद्धति है सबसे ज़्यादा चावल फसल में ही अपनाई जाती है। बारिश करने वाले बादल कौन से होते हैं? निम्बो स्ट्रेटस बादल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किस फसल को पड़ती है? तो याद रखिएगा लगभग 5000 लीटर की आवश्यकता होती है एक इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने में। किसको? धान फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खेत की तैयारी से लेकर फसल तैयार होने तक जितनी भी जो क्रियाएं की जाती है वो याद रखिएगा टिलेज, जिसे हम भूपरिष्करण कहते हैं या फिर टिलेज कहते हैं। और याद रखिएगा जो एमबी प्लाव है, याद रखिएगा वो प्राथमिक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एमबी प्लाव है मतलब मोल्ड बोल हल है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रारंभिक भूपरिष्करण के लिए किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फसल की उपज में सर्वाधिक मात्रा में जो याद रखिएगा कम करता है, मतलब ज़्यादा याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है जो फसल की उपज है, मतलब जब हमारा जो उत्पादन होता है फसल का, तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो लगभग याद रखिएगा 30 से 40% हिस्सा जो भी हमारे फसल का उत्पादन होता है उसका 30 से 40% हिस्सा खरपतवारों के द्वारा ही हानि पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अमोनियम से नाइट्राइट में परिवर्तित होने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है, या फिर किस जीवाणु के द्वारा इन्हें कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है? तो याद रखिए ये नाइट्रीकरण क्रिया होती है पूरी। अगर मैं बात करूँ कि अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्राइट का नाइट्रेट, दो क्रियाएँ होती है, याद रखिएगा। फर्स्ट क्रिया होती है अमोनियम से नाइट्राइट का बनना, और दूसरी क्रिया होती है नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आपको पूछा था कि अमोनियम से नाइट्राइट में किसका प्रयोग किया जाता है या फिर कौन सा जीवाणु योगदान देता है, तो होता है याद रखिए नाइट्रोसोमोनास। लेकिन अगर आपको पूछा था याद रखिएगा कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने वाला जो बीजाणु होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिए वो होता है नाइट्रोबैक्टर। कौन सा होता है? नाइट्रोबैक्टर होता है। ओके, और ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? याद रखिए नाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रिफिकेशन जिसे हम बोल देते हैं, या फिर नाइट्रीकरण जिसे हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा अमोनियम से नाइट्राइट नाइट्रोसोमोनास चेंज करता है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने का कार्य नाइट्रोबैक्टर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया दाने के लिए बाजरा की बुआई कब करनी चाहिए, तो याद रखिए जो बाजरा है ये खरीफ सीजन का है, मतलब इसकी जो बुआई है वो जुलाई के समय करनी चाहिए। बीज क्या होता है? एक परिपक्व बीजांड ही याद रखिए बीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इन चारों कथनों में से कौन सा अकथन सत्य है? ठीक है, कथन असत्य कौन सा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अकथन सत्य है,
दोनों बात तो सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जान लेते हैं कि क्या ये गलत है। तो याद रखिए सीड प्लॉट टेक्निक है, पुष्कर कनाथ के द्वारा दी जाती है, आलू से संबंधित है, बिल्कुल सही है। क्रॉप लॉगिंग है, याद रखिए एच.एफ. क्लेमेंट के द्वारा दी जाती है, गन्ने से संबंधित है। अब याद रखिएगा यहाँ पर डबल हाइब्रिड अगर आपको पूछा था तो आपका राइट आंसर होता है डी.एफ. जोन्स। मतलब याद रखिएगा इसने एकल संकर नहीं दिया था, इसने द्विसंकर दिया था। द्विसंकर संकरण जो नियम था वो डी.एफ. जोन्स के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे सत्य आलू बीज, जिसे हम ट्रू पोटैटो सीड भी कहते हैं। तो याद रखिए सत्य कौन बोलता है, राम बोलता है, मतलब रामानुजन, ठीक है। सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ के द्वारा आलू में अपनाई जाती है। क्रॉप लॉगिंग की क्रिया एच.एफ. क्लेमेंट के द्वारा गन्ने फसल में अपनाई जाती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा परभक्षी कीट है। तो याद रखिए परभक्षी कीट है जो क्राइसोपेड्स भी होता है, कॉक्सिनेला भी होता है और रेडोविड बग्स भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। वैसे परभक्षी कीट में याद रखिए इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, जो क्राइसोपेड्स होते हैं या फिर कॉक्सिनेला होते हैं, ये क्या होते हैं, परभक्षी कीट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नए भी देखने को मिले होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते चलना, शेयर करते चलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाए।